क्योंकि दोस्तों तीनों का जरूरत पड़ेगा, पेन पेपर कैलकुलेटर तीनों का जरूरत पड़ेगा। जब तक खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा, तो सीखना जरूरी है। तो प्लीज आप पेन पेपर लेकर बैठिए। चलिए, आई होप आप लेकर बैठे होंगे और चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को। क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक टाइम सीरीज का ईयर आपको दे रखा है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी कि 16 से 20 दिया हुआ है, और मीन ईयर को भी दे दिया है आपका 2018। तो आपसे पूछ रहा है कि 2016 का कोडेड टाइम क्या होगा। देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप यदि टफ क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 2016 का कोडेड टाइम क्या होगा। यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट व्हाट विल बी द कोडेड टाइम फॉर 2016। क्या सोचते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन दे रखा है -1, -2, -3, -4। बहुत सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ यू नो व्हाट इज कोडेड टाइम यू कैन इजीली आंसर इट, राइट। तो देखिए दोस्तों, कोडेड टाइम का नाम आपने सुना है दोस्तों, क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कोडेड टाइम का मतलब होता है कि हम जो हमारे पास जो ओरिजिनल ईयर है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल ईयर है, इसको एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, राइट। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो ओरिजिनल ईयर है, इसको क्या करते हैं दोस्तों, एडजस्ट करते हैं। वी एडजस्ट द ओरिजिनल ईयर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला पता है कोडेड ईयर का क्या होता है? डू यू नो द फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला फॉर कोडेड टाइम इज इक्वल टू ईयर माइनस मीन ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बताइए दोस्तों, आप तो फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। नाउ कैन यू जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स ए बी सी और डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक? तो देखिए दोस्तों, ईयर माइनस मीन ईयर होता है। तो यहाँ पे हमारा किस साल का पूछ रहा है जी? 2016 का पूछ रहा है ना। ठीक है, तो 2016 का पूछ रहा है, तो ईयर क्या हो गया हमारा? 2016 2016 हो गया। और मीन ईयर क्या है हमारा? 2018 है, राइट। सो व्हाट वुड बी द आंसर? -2। मतलब अगर मीन ईयर हमारा 2018 है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन ईयर 2018 है, लेकिन ये आपको नहीं दिया रहेगा, राइट। क्योंकि आपको खुद देखना पड़ेगा कि ऑड नंबर ऑफ डेटा है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 5 डेटा है। तो मीन वाला कौन सा होगा? 18 होगा। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है कि मीन ईयर 2018 है। हो सकता है कि आपको नहीं दिया रहे, आपको सीधा बोले कि बताओ 2016 का कोडेड टाइम क्या होगा। तो 2016 का जो कोडेड टाइम होगा वो निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है। जो साल का आपसे पूछा गया है पहले वो लिख लीजिए, उसमें से मीन ईयर माइनस कर दीजिए, तो आपको कोडेड टाइम मिल जाएगा। बस इतना सिंपल है। बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? आई होप ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, आप बताइए तो 2019 का कितना मीन टाइम कोडेड ये टाइम होगा? 2019 का बता दीजिए कोडेड टाइम कितना होगा। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। यदि क्लियर है तो बताइए व्हाट विल बी द कोडेड टाइम फॉर 2019। 2019 का कोडेड टाइम क्या होगा? बहुत सिंपल है। आप मीन ईयर आपको पता है ना, 2018 आपका मीन ईयर है। और किस साल का पूछा जा रहा है? 2019 का पूछा जा रहा है। तो 2019 2019 माइनस 2018, दैट वुड बी 1, राइट। तो सिंपल सी बात है, यदि हमारा ऑड नंबर ऑफ डेटा रहे, यदि नंबर ऑफ डेटा क्या रहे? ऑड रहे। ऑड है ना जी, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है, ऑड डेटा रहे। तो कोडेड टाइम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, जो साल का आपसे पूछा गया है वो पहले लिख दीजिए, और जो मीन ईयर है उससे माइनस कर दीजिए। अब आप बोलेगा मीन ईयर कैसे निकालेंगे? तो मीन ईयर निकालना बहुत सिंपल है, जो मध्य वाला ईयर होगा वही मीन ईयर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में देखिए, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है कि आपसे टाइम सीरीज का ईयर दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपसे पूछा है कि 2015 का कोडेड टाइम बता दो। तो पहले हम लोग कोडेड टाइम निकालना सीख रहे हैं अभी, फिर हम लोग टफ क्वेश्चन पे आएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को क्लियर कर लें। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको टाइम सीरीज का ईयर दिया हुआ है। एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट व्हाट इज द कोडेड टाइम फॉर 2015। ऑप्शन दे रखा है +2.5, +3, +5, +4। क्या लगता है दोस्तों? व्हाट डू यू थिंक? ए बी सी और डी? जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती मत कीजिए। अभी अभी ट्राई कीजिए, बताइए कोडेड टाइम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोडेड टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, राइट। पहले आप ईयर लिख देते हैं, उसमें से आप मीन ईयर को माइनस कर देते हैं, यही फॉर्मूला है ना जी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके बताइए क्या वैल्यू आपका आ रहा है। मीन ईयर जरा बता सकते हैं क्या? मीन ईयर कौन सा होगा? कैन यू टेल मी विच वन इज द मीन ईयर? मीन ईयर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे प्लीज मीन ईयर बताइए। आपके देखिए, यहाँ पे अंतर बस इतना है कि आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर है ना, वो एवन है। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो एवन है। पिछले केस में ऑड था, तो
ऑड वाले में तो आपने मीन तुरंत देख के बता दिया कि जो बीच में रहेगा वही मीन होगा, लेकिन एवन में क्या कीजिएगा? व्हाट वुड यू डू? हाउ डू यू फाइंड द मीन इन द एवन? दोस्तों बहुत सिंपल है, ये 2012 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए, राइट, 2012 प्लस 2013 डिवाइडेड बाई 2, तो 2012 प्लस 2013 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बताइए? तो ये आपको मीन मिल जाएगा 2012.5। मीन कितना मिला? 2012.5, राइट। अब दोस्तों एक पॉइंट को यहाँ पे समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, हमको देखिए फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, फ्रैक्शन से हम नहीं डील करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन अननेसेसरी का हमारा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, पहले पहले ईयर लिख दीजिए, किस साल का पूछा है? 15 पूछा है, 2015 का पूछा है ना, तो पहले यहां लिख दीजिए 2015। अच्छा, मीन हमने निकाला है अभी, मीन कितना निकला है? 2012.5। दोनों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा बताइए? व्हाट वुड बी द आंसर? आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर टाइप करें चैट बॉक्स में। तो 2015 माइनस 2012.5, ये 2.5 मिलेगा। तो ये एक फ्रैक्शन है ना जी, हम फ्रैक्शन नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे? ये हम लोग जनरली फॉलो करते हैं फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा +5। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों कि जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना मजा आएगा, राइट? तो इसका सही जवाब है +5। बताइए कोई दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहले हम मीन टाइम, पहले ईयर, मीन ईयर निकालेंगे, उसमें से ईयर को माइनस कर लेंगे तो कोडेड टाइम मिल जाएगा। तो जरा आप बताइए, तो हम आपसे यदि पूछें कि बताइए तो 2012 का कोडेड टाइम क्या होगा, जरा बताइए तो चैट बॉक्स में, व्हाट विल बी द कोडेड टाइम फॉर 2012? अभी जो फॉर्मूला, अभी जो तरीका हमने फॉलो किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि 2012 का कोडेड टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द कोडेड टाइम फॉर 2012? जल्दी बताइए। प्लस होगा, माइनस, देखिए कोडेड टाइम नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? प्लस होगा या माइनस होगा या क्या होगा बताइए? सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जी। आपको मीन पता है ना, मीन कितना है? 2012.5। और किस साल का हम पूछ रहे हैं आपसे? हम आपसे पूछ रहे हैं 2012 का, राइट? जल्दी बताइए कितना वैल्यू होगा? सो व्हाट विल बी द कोडेड टाइम फॉर द ईयर 2012? ये कोडेड टाइम आपको हेल्प करेगा आगे, पहले आपको निकालना आना चाहिए कोडेड टाइम, देन ओनली यू कैन इजीली सॉल्व इट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोडेड टाइम? ईयर माइनस मीन ईयर, मतलब जो ईयर है पहले वो लिख लीजिए, मीन ईयर से माइनस कर दीजिए तो आपको कोडेड टाइम मिल जाता है। तो किस साल का हम आपसे पूछ रहे हैं? 2012 का पूछ रहे हैं, तो पहले 2012 लिख दीजिए, और मीन हमने अभी निकाला है 2012.5। तो ये देखने से लग रहा है नेगेटिव आएगा, -0.5 आएगा। फिर से वही लॉजिक अप्लाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, -1, इट विल बी -1, नॉट +1, इट विल बी -1, राइट? तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1, राइट? हम लोग देखिए दोस्तों, कोई नेगेटिव को हम मॉडुलस नहीं ले रहे हैं कि हम पॉजिटिव बनाएंगे, इट विल बी नेगेटिव। तो हमको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है, वी हैव टू कंसीडर साइन आल्सो। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि यदि ऑड नंबर ऑफ डेटा हो तो उसमें आसान है, यदि एवन नंबर ऑफ डेटा हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? अपने कन्वीनियंस के लिए, हम नहीं चाहते कि हम फ्रैक्शन से डील करें, वी वांट टू डील विद इंटीजर ओनली, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 2। बोलिए, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अगला सवाल की बात करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करके बताइए। तो इसको आप जल्दी से बताइए सॉल्व करके, बहुत सिंपल है। ये इसको हटा दीजिए। अब आप बताइए, आपके सामने ईयर दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि 2019 का कोडेड टाइम क्या होगा। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। आई हैव जस्ट गिवन दिस एग्जामिनेशन एज अ, जिस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस के फॉर्म में दिया है, इसका जवाब आप तुरंत दीजिए कि आपके सामने 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये 5 साल दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2019 का कोडेड टाइम क्या होगा। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स फास्टली, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो अभी हमने सीखा है बस उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा कोडेड टाइम 2019 का? तो बेसिक से बहुत सिंपल है, आपको कोडेड टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ईयर लिख देंगे, उसमें से मीन ईयर को माइनस कर देंगे, राइट? अब सवाल है कि मीन ईयर यहाँ पे क्या होगा, तो मीन ईयर निकालना बहुत आसान है। यस, वेरी गुड, इट विल बी -1, वेरी गुड। देखिए
यहाँ पे देखिए मीन ईयर क्या है हमारा, 2020 मीन ईयर है। पहले मीन ईयर लिख दीजिए 2020। कौन सा साल का पूछा है, 2019 का पूछा है, तो 2019 लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा -1। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि नेगेटिव साइन भी लेना है। ऐसा मत सोचिए कि खाली नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, नहीं, नेगेटिव साइन भी लेना है। चलिए, आई होप आपको कोडेड टाइम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका एप्लीकेशन है। अभी आपने कोडेड टाइम सीखा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे चीजों को। तो डायरेक्टली हम यदि आपको ये क्वेश्चन दे देते तो क्लियर नहीं होता। अब आप चूंकि कोडेड टाइम जानते हैं तो आप उसका यूज करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ईयर है। देखिए ये कॉलम, ये जो रो है ईयर का है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और दूसरा जो रो है वो शिप का है, नंबर ऑफ शिप जो हार्बर में लोड हुआ है। जैसे 2014 में 98 शिप, 98, 15 में 105, 16 में 116, 17 में 119, 18 में 135, 19 में 100, ऐसे करके आपको किस साल में कितना शिप लोड हुआ है वो उसका डेटा दिया हुआ है। तो चाहिए इसको दोस्तों, बुक में ना, बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मैकमिलन बुक से लिए हुए हैं। पहला सवाल ये है कि मीन ईयर बता दीजिए, कोडिंग टाइम का मीन ईयर बता दीजिए, मीन क्या होगा। ठीक है, आपके सामने 5-4 ऑप्शन दिए गए, बताइए तो दोस्तों, मीन ईयर बताइए तो जल्दी से, कौन सा मीन ईयर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। व्हाट विल बी द मीन ईयर। तो देखिए बहुत सिंपल है, मीन ईयर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका इसका एक तरीका है कि आपको अभी मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ ईयर काउंट कर लीजिए, ऑड ऑड है कि एवन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखने से ही लग रहा है ऑड है, ऑड नंबर ऑफ ईयर है, राइट। नंबर ऑफ ईयर देखने से ही लग रहा है कि ऑड है। तो ऑड नंबर ऑफ, सॉरी एवन है, सॉरी ऑड नहीं एवन है। ठीक है, एवन नंबर ऑफ ईयर है। तो एवन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मीन निकालने का सिंपल सा फंडा है कि जो मिडिल वाला दो वैल्यू रहेगा ना, ठीक है, जो मिडिल वाला दो वैल्यू रहेगा उसका एवरेज ले लेंगे। कौन कौन सा मिडिल वाला वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। यानी 2017 प्लस 2018 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 2017.5। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हम हाई लेवल पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पहले जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो पहला काम यही करना होता है कि आपको मीन ईयर निकालना होता है, राइट। सो मीन ईयर कौन सा होगा, 2017.5, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। अब दोस्तों अगला सवाल है कि हाँ, अब थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा। अब जब क्वेश्चन ये कर रहा है कि मान लीजिए कि कैपिटल टी को हम लोग 2020 ले रहे हैं, तो कोडेड टाइम क्या होगा, बताइए तो। कोडेड टाइम क्या होगा, अभी हमने क्वेश्चन किया है इस पे, हम टी ले रहे हैं 2020। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कोडेड टाइम। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो देखिए दोस्तों, टी 2020 लेने, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी आर टेकिंग टी इज इक्वल टू 2020। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपसे कोडेड टाइम निकालने को पूछे, राइट, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द कोडेड टाइम, तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो एक्चुअल टाइम है उसमें से मीन ईयर को माइनस कर देंगे। तो बताइए दोस्तों, अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए। लेट मी चेक वेदर आपने समझा कि नहीं समझा इन चीजों को। चलिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए यहां पे ना, आपको जो कोडेड टाइम पूछ रहा है तो एक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टी है यानी जो टाइम दिया हुआ है, और माइनस जो मीन है उसे माइनस कर दीजिए। तो टी टाइम कितना दी, कौन सा ईयर का टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जो हमें दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 2020। तो लिख देंगे 2020, और मीन हमने ऊपर निकाला है ना, मीन कितना निकला है 2017.5, राइट। सो 2017.5 कितना मिलेगा, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 2.5। फिर से वही बात कि ये हमारा डेसिमल में आ रहा है, राइट। अगेन इट इज वी आर गेटिंग इन डेसिमल, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, दैट वुड गिव अस 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। वेरी गुड। चलिए आप लोग का रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल है, 2 टाइम्स टी माइनस एम, ये फॉर्मूला होता है कोडेड टाइम को निकालने का। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अगला सवाल आएगा ना, वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन में जो बी वैल्यू है वो डायरेक्टली आपसे पूछा है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन आप जानते हैं ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो b है जिसको स्लोप बोलते हैं हम लोग, इसका आपको वैल्यू पूछा है, राइट। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंप्यूट व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं।
देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि जो b होता है ना जी, वो होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे, ये होता है b। समझे, नोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई आएगा। अब सवाल है कि पहले हम लोग ये दोनों निकालेंगे तभी तो b निकलेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्यूट बोथ ऑफ देम। अब कैसे कंप्यूट करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल, एक मैं यहाँ पे स्लाइड ओपन किया हूँ, इस पे मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों पहले हमें क्या निकालना है, समेशन एक्स वाई निकालना है, फिर क्या निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आइए डेटा पे पहले वापस लौटते हैं। ये हमारे पास डेटा है, मैं बाकी चीज इरेज कर देता हूं। लेट मी इरेज द रिमेनिंग थिंग। नाउ वी हैव टू यूज दिस डेटा एंड टू कंप्यूट समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर। कैसे कंप्यूट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे, राइट। अब देखिए टेबल बनाते हैं। तो यहां पे क्या कीजिए, यहां पे पहले लिख दीजिए टाइम। ठीक है, यहां पे पहले टाइम लिख दीजिए। उसके बाद कितना, कौन कौन सा साल है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले लिख दीजिए टाइम, तो ध्यान से समझिएगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख दीजिए, पहले 20, ये 14 हो गया, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, 18 है, ये 19 है, और ये 20 है, और लास्ट में 21 है। ये टाइम हो गया। अब दोस्तों क्या है कि टाइम से टाइम हमें हमें पता है, ये हमको इसको हम एक्स मान रहे हैं। अच्छा, कोडेड टाइम। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक कॉलम बनाएंगे टी माइनस एम का। तो मीन तो हमको पता है ना जी, मीन क्या है हमारा, मीन हमने निकाला है 2017.5। देखिए अभी जो आप सीखे हैं ना उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो हमें क्या करना है कि हमें कोडेड टाइम निकालना है। देखिए हम टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड है, कोडेड टाइम के लिए। तो कोडेड टाइम हमारा मेन एम है। तो कोडेड टाइम तब ना निकलेगा जब हम टी माइनस एम पहले निकालें। इंडिविजुअली सबका कोडेड टाइम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो मीन कितना है हमारा जी, मीन है 17.5, है ना। मीन क्या है हमारा 17.5। ये एक्चुअली में सबके आगे 2000 होगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 17.5, यही ना मीन होगा जी। सबको माइनस कीजिए तो बताइए, तो 14 के सामने क्या आएगा, जल्दी बताइए। 14 के सामने यदि हम ये टी माइनस एम क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 17.5, यानी कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 17.5 हो जाएगा -3.5। मतलब 14 का जो कोडेड कोडेड टाइम होगा, इसको सी 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 टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी टाइम। 14 का कोडेड टाइम कितना होगा जी, जल्दी बताइए, -7 होगा ना। ये आप बताइएगा, बताइए 15 का कोडेड टाइम कितना हो जाएगा। 15 का कोडेड टाइम निकालना है तो 15 में से 17.5 माइनस कर दीजिए, यानी -2.5 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 हो जाएगा। यही तो, कुछ नया तो नहीं सीख रहे हैं, अभी जो किए हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, 16 का कोडेड टाइम बता दीजिए जल्दी से। 16 का कोडेड टाइम बताना है, तो 16 में से 17.5 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे तो -3 हो जाएगा। 17 का कोडेड टाइम बता दीजिए, तो 17 में से 17.5 माइनस कर देंगे तो -0.5 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, राइट। आई होप ये बहुत सिंपल है। सबका हम लोग कोडेड टाइम निकाल रहे हैं, मतलब ये कॉलम जो बनाए है ना कोडेड टाइम के लिए बनाए हैं। चलिए बताइए, तो 18 के लिए कितना हो जाएगा, 18 के लिए कितना हो जाएगा बताइए। तो 18 में से 17.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। 19 के लिए कितना हो जाएगा, ये 19 में से 17.5 माइनस करेंगे 1.5 होगा, तो +3 हो जाएगा। 20 के लिए कितना हो जाएगा, 20 के लिए हो जाएगा +5, और 21 के लिए कितना हो जाएगा, +7। ठीक है ना, +7। तो ये आपका कोडेड टाइम मिला। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इतना मेहनत किया अभी कोडेड टाइम समझने के लिए। हमने अभी 2-3-4 क्वेश्चन किया है, इसीलिए किया है कि आपको कोडेड टाइम निकालना, देख के आप बता दें कि कोडेड टाइम कितना होगा। चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो कोडेड टाइम है ना इसको हम लोग एक्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, इसको एक्स। ठीक है, और वाई जो है, वाई कौन सा है, वाई, तो ये वाई है हमारा नंबर ऑफ शिप्स। ये क्या है, वाई है। ये 98, 105, 116, 119, समझे बात को। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ वाई भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वाई। क्या कितना है जी, 98, 105, 116। तो यहाँ पे लिख देंगे 98, यहाँ लिख देंगे 105, यहाँ लिख देंगे 116। फिर क्या है, 119, 135, 156। तो 119, और क्या है, 119, 135, ओके, 135 और 156, और क्या दिया हुआ है, 177 और 208। यहाँ लिख देंगे 177 और यहाँ लिख देंगे 208। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई का। देखिए हमारा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बी का वैल्यू। देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, बी निकालना। बी तब निकलेगा जब समेशन एक्स वाई निकाले और समेशन एक्स स्क्वायर निकाले, समझे बात को। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे एक्स वाई का। एक्स वाई मतलब कि एक्स इंटू वाई।
तो -7 इंटू 98, कैलकुलेटर से बताइए तो कितना आएगा, -7 इंटू 98। तो यदि आप कैलकुलेट करेंगे -7 इंटू 98 तो आपको मिलेगा -686। कितना मिलेगा, -686। फिर -5 इंटू 105 कितना मिलेगा, -525। -3 इंटू 116 यू विल गेट -348। -1 into 119 you will get -119, +1 into 135 you will get +135, +3 into 156 you will get 468, +5 into 177 आपको मिलेगा 885, +7 into 208 आपको मिलेगा 1456। तो ये सबको जोड़िएगा ना, देखिए हमने ये क्या निकाला, ये एक्स वाई निकला सबका। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए समेशन एक्स वाई। समेशन का मतलब क्या होता है जी, सबका जोड़, मतलब कि इसको जोड़िए सबको ऐड कीजिए, तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल होगा, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको समेशन एक्स वाई। समझिए, और ये एक बार करके देखिएगा तो ये मिलेगा 1266। इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा 1266। तो हमें समेशन एक्स वाई मिल गया, हमारा नोमिनेटर मिल गया, कितना मिल गया 1266। अब क्या निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर के लिए क्या कीजिए ना, एक कॉलम और बना दीजिए आगे, यहाँ पे एक कॉलम का नाम लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। समझे, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का बना दीजिए। तो एक्स क्या है जी, -7 है, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यहाँ पे एक्स क्या है -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर एक्स क्या है हमारा -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। एक्स है हमारा -1, -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप सबको जोड़ दीजिए, समझे, सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, कितना मिलेगा 168। 168। तो समेशन एक्स वाई मिला 1266, समेशन एक्स स्क्वायर मिला 168। बताइए कोई स्टेप में दिक्कत हो तो प्लीज अपना चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, देखिए एग्जामिनेशन में इतना लंबा नहीं आंसर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि 2 की जगह 3 डेटा दे दे, 3 की जगह 4 डेटा दे दे। टाइम सीरीज बहुत फेवरेट टॉपिक है आईआईबीएफ का, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो पहले हमने कोडेड टाइम निकाला, कोडेड टाइम को एक्स लिखा, राइट, और y जो हमें सिर्फ नंबर ऑफ शिफ्ट लोडेड दिया, एक्स वाई निकाला और एक्स स्क्वायर निकाला। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है, तो यदि क्लियर है तो क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। तो अब दोस्तों हमको b निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द b। b कैसे निकालेंगे, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 168। सो b जो होगा यानी स्लोप जो होगा वो 1266 अपॉन 168 होगा, राइट। तो क्या आंसर मिलेगा जरा डिवाइड करके बताइए, हाउ मच यू आर गेटिंग, प्लग द वैल्यू। सो बी वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 7.536, राइट। द वैल्यू ऑफ बी 7.536, ऑप्शन नंबर बी। समझे, तो बी का मतलब समझते हैं क्या होता है। अब ये जो बी मिला हमें 7.536, इसका मतलब थोड़ा समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक्स 1 यूनिट बढ़ेगा तो वाई कितना बढ़ेगा, इसी को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। रिग्रेशन लाइन का स्लोप होता है ये। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी है। मतलब x जब 1 यूनिट बढ़ेगा तो y हमारा 7.536 यूनिट बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो मतलब कि x के 1 यूनिट बढ़ने पर y जो है 7.5 यूनिट बढ़ रहा है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखेंगे b निकालने के लिए, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट सवाल है। देखिए इस तरह का केस स्टडी आता है आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ना, ये केस स्टडी है। पहले मैंने कोडेड टाइम निकालना सीखा, फिर हमने रिग्रेशन इक्वेशन का स्लोप निकालना सीखा। अब दोस्तों सवाल है कि बता दो कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा। आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता लगाना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। कैसे बताएंगे जी, तो देखिए रेग्रेशन इक्वेशन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मूला तो पता है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो b तो अभी हमने निकाला है, b कितना निकला था, बी हमने निकाला है 7.536। अब क्या बचा जी, इसमें ए बचा। ए निकालेंगे तब तो रेग्रेशन लाइन मिलेगा, रेग्रेशन इक्वेशन मिलेगा। अब सवाल है कि ए कैसे निकाले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें बी जो होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं, और जो ए होता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, समझे। तो अब सवाल है कि ए कैसे निकालें। तो दोस्तों ए आपको निकालना पड़ेगा, ए का भी फॉर्मूला होता है, ए निकालने का भी फॉर्मूला होता है। बता सकते हैं क्या फॉर्मूला होता है ए कैलकुलेट करने का। तो जनरली जो है ए का जो फॉर्मूला होता है वो उसके लिए क्या करेंगे आप,
हाँ, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 139.25, राइट, 139.25। तो जैसे आप देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, ए निकालना है, तो इसके लिए क्या कीजिए कि x को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो ए ऐसे हो जाएगा समेशन ऑफ y अपॉन एन, ठीक है, समेशन ऑफ y अपॉन एन से आपको ए मिल जाएगा। अब समेशन ऑफ y क्या है, ठीक है, देखिए समेशन ऑफ, मैं एक बार आपको ले चलता हूं यहाँ पे एक बार फिर से, ये देखिए ये जो टेबल बना हुआ था, हाँ ये देखिए ये y है ना जी, सब y को जोड़ लीजिए, 98 प्लस 105 प्लस 116 प्लस 119 प्लस 135 प्लस 156 प्लस 177, और कितना नंबर है, तो आठ था, आठ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको दे देगा ए, ठीक है, सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा 139.25, राइट। तो ए निकालने के लिए होता है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों वापस आते हैं, तो ए का वैल्यू हमें पता है कितना है 139.25, ए है ये वैल्यू, और बी कितना है, बी है हमारा 7.536, 7.536। तो ए पता है, बी पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 139.25 प्लस 7.536 टाइम्स एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेग्रेशन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेग्रेशन इक्वेशन, राइट। तो रेग्रेशन इक्वेशन जब भी आपसे पूछे तो ए निकालिए और बी निकालिए और फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट पुट कर दीजिए। बी कैसे निकालेंगे, तो बी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, ए निकालने के लिए समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ए और बी दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। बोलिए दोस्तों ये क्लियर है, बताइए ये चीज क्लियर, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप क्वेश्चन रेज कीजिए, क्योंकि दोस्तों कहीं डाउट नहीं रखना है, हमारा मेन मकसद है कंसेप्ट क्लियर करना, राइट। और ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालना, ठीक है, कैसे निकालेंगे रेग्रेशन इक्वेशन, ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, ए को क्या बोलते हैं, ए को हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, तो बी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए कि ईयर दे रखा है 2024, तो आपसे पूछिएगा अच्छा कि प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ शिप लोडेड कितना होगा जी। रेग्रेशन इक्वेशन का ये ना फायदा होता है कि आप किसी साल का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, समझे। तो अब आप ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, और ये आता है सवाल, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको y का वैल्यू जो है 2024 है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ शिप लोड कितना प्रेडिक्टेड है। ऑप्शन दिया हुआ है 208, 237, 192 और 177। तो सबसे पहले तो आप रेग्रेशन इक्वेशन का हेल्प लीजिए। क्या है रेग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ए भी हमको पता है कितना है 139.25, और बी कितना है 7.536 टाइम्स एक्स। अब बताइए तो दोस्तों 2024 के लिए कितना वैल्यू होगा y का, प्लीज कैलकुलेट कीजिए, गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, बिना गलती किए नहीं सीख पाइएगा, राइट। एग्जाम में गलती कर दीजिएगा, वरना अभी अभी यदि नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपसे गलती हो जाएगा, सेम क्वेश्चन आएगा तो, समझे। तो आप गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों सवाल यहाँ गलती क्या होता है कि अब x का देखिए आपसे क्या पूछ रहा है वैल्यू, आपसे y का वैल्यू पूछ रहा है ना, y तब ना निकालिएगा जब x पता हो। अब x क्या ले, बताइए तो x क्या ले, x है क्या जी, x क्या है, व्हाट इज x, x इज द कोडेड टाइम। हाँ ये बहुत लोग भूल जाते हैं, वो कुछ लोग गलती क्या करेंगे ना, सीधा 2024 को यहाँ उतार देंगे, समझे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि सीधा 2024 को यहाँ उतारते हैं और आंसर कुछ से कुछ आ जाता है। बस बस याद रखना है कि x है कि हमारा कोडेड टाइम है। याद है जब हम ये टेबल बनाए थे तो आपको क्या बोले थे, x को क्या ले रहे हैं, कोडेड टाइम ले रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। x क्या है हमारा कोडेड टाइम। अब जरा बताइए तो 2024 के लिए कोडेड टाइम कितना है, व्हाट इज द कोडेड टाइम फॉर 2024, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। बताइए दोस्तों 2024 के लिए कोडेड टाइम कितना है हमारा, क्योंकि कोडेड टाइम के माध्यम से ही तो हम लोग y को कैलकुलेट करेंगे। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज द कोडेड टाइम फॉर 2024। तो बहुत सिंपल है, कैसे कोडेड टाइम निकालते हैं, तो कोडेड टाइम निकालने का तरीका है ईयर माइनस मीन ईयर, यही ना है जी। ईयर कौन सा है हमारा 2024, मीन ईयर क्या है हमारा 2017.5, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, आई थिंक यू विल गेट 6.5, राइट, मिलेगा ना 6.5। तो कोडेड टाइम क्या होगा, हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 हो जाएगा। बोलिए ये समझ में आया, 13 कैसे आया,
प्लीज टेल मी, ये जो 13 कैसे आया? आई थिंक हमने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन इस पे, तो 13 समझ में आ गया होगा आपको कैसे आ रहा है। ईयर में से मीन ईयर माइनस किया हमने, 2024 में से 2017.5 माइनस किया तो 6.5 मिला। डेसिमल को अवॉइड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कोरे टाइम मिल गया 13। अब क्या करना है, आप बस x की जगह 13 पुट कर दीजिए, आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा इक्वेशन है 139.25 प्लस क्या है 7.53, ओके, प्लस 7.53 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये हमें दे देगा कि हाँ, जब हमारा 2024 साल आएगा तो प्रिडिक्शन है, प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ शिप जो लोड होगा वो इतना होगा। जरा कैलकुलेट करके बताइए तो कितना आ रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये अप्रोक्सीमेटली 98 आएगा। ठीक है, 139.25 प्लस 98 तो लगभग लगभग आपको मिलेगा 237.22, यानी कह सकते हैं कि 237 शिप लोड होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आप हर साल के लिए एक्स निकालिए, फिर इक्वेशन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही तो फायदा है रिग्रेशन इक्वेशन का, आप किसी साल के लिए भी चाहे तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। समझे बात को? बोलिए क्लियर है तो क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए। हमने अभी 5 क्वेश्चन किए इस केस स्टडीज में। बोलिए ये क्लियर है कंसेप्ट? ये इस तरह का सवाल आता है एग्जामिनेशन में, आपसे सबसे पहले पूछेगा कोडेड टाइम बताओ, फिर पूछेगा बी बताओ, फिर पूछेगा ए बताओ, फिर बोलेगा रेग्रेशन लाइन बताओ। अब रेग्रेशन लाइन निकल गया तो कोई साल दे देगा और पूछेगा कि बताओ कितना शिप लोड होगा। समझे? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके सामने है। अब देखिए, अभी जो हमने बात की ना दोस्तों, ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया था, ये हमारा सिंपल वाला केस था, सिंपल रेग्रेशन वाला केस था। इसको आप कह सकते हैं कि ना, रेग्रेशन में आपको पता होगा कि एक हमारा फ्लक्चुएशन ये इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो ये था हमारा सिंगल डिग्री ट्रेंड इन टाइम सीरीज। अब हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, अभी तक हमने ट्रेंड एनालिसिस की, सिंगल वाला डिजिट वाला। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड साइक्लिकल एनालिसिस। अब थोड़ा समझिएगा साइक्लिकल एनालिसिस वाले केस को कैसे हम लोग डील करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है। तो यहां देख सकते हैं कि एक कॉलम यहाँ ईयर का बना हुआ है, राइट, और दूसरा कॉलम यहाँ पे बना हुआ है बुसेल्स का, और ये 1000 में है। जैसे 2013 में 75, 2014 में 78, मतलब 78,000, 15 में 82,000, 16 में 82,000, ऐसे करके सारा डेटा है। अब क्या कर रहा है कि इफ द एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू फॉर 2013 इज 76, what is the percentage of trend? So right now we are talking about the cyclical variation, right? हम लोग बात कर रहे हैं cyclical variation की। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ ट्रेंड क्या होगा। तो साइक्लिकल वेरिएशन में एक कॉमन टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ ट्रेंड। हाउ डू वी कंप्यूट परसेंटेज ऑफ ट्रेंड? तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड का सिंपल मतलब है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू को ट्रेंड वैल्यू से कंपेयर करना। एक आपका एक्चुअल वैल्यू होगा, समझे, और एक आपका ट्रेंड वैल्यू होगा, समझे, और इसको कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करते हैं? दोनों को डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझे, यही होता है परसेंटेज निकालने का, यही तरीका होता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल वैल्यू को ट्रेंड वैल्यू से कंपेयर करना, राइट। अब सवाल है कि एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो एक्चुअल वैल्यू देखिए ना, यहाँ दिया हुआ है 2013 का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 76 दिया हुआ है। अच्छा, अब आप बोलिएगा ट्रेंड वैल्यू कितना है। तो 2013 का ट्रेंड वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये सॉरी, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा एक्चुअल है 75। ये जो टेबल से हमारा जो वैल्यू आ रहा है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द ट्रेंड वैल्यू। यहाँ देखिए लिखा है एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू कितना है? 76। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 2013 का? 75। ट्रेंड वैल्यू कितना है? 76 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो बताइए 100 से कम ही होगा ये वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली आप 75/76 करेंगे ना, 0.987 मिलेगा इंटू 100, कितना मिल जाएगा? 98.7। समझे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, जरा बताइए तो कि 2015 का, मान लीजिए 2015 का एस्टिमेटेड ट्रेंड जो है वो मैं बोलता हूं आपको कि एस्टिमेटेड ट्रेंड मान लीजिए 85 है। तो जरा बताइए तो 2015 का परसेंटेज ट्रेंड कितना होगा? प्लीज डू द कैलकुलेशन। मान लीजिए 2015 का एस्टिमेटेड ट्रेंड जो है 85 है, तो आप जरा बताइए कि आपका परसेंटेज ऑफ ट्रेंड क्या होगा।
आपको यहाँ देखिए 2015 के लिए वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये वैल्यू, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड फॉर 2015? आई एम प्रोवाइडिंग यू द एस्टिमेटेड ट्रेंड 85. व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, नोमिनेटर में डालेंगे एक्चुअल वैल्यू, डिनोमिनेटर में डालेंगे ट्रेंड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल वैल्यू कितना है 15 का, 82। ट्रेंड वैल्यू कितना है 15 का, 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 82 अपॉन 85 इंटू 100, ये वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब कि देखिए, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड 100 से कम है तो एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड से कम है, और 100 से ज्यादा है तो एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड से ज्यादा है, ठीक है। तो आप सभी डेटा का परसेंटेज ऑफ ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यस, 96.5, ओके, वेरी गुड, 96.5, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी डेटा का परसेंटेज ऑफ ट्रेंड आपको निकालने पूछे तो बहुत आसान है। क्या कीजिएगा कि नंबरेटर में एक्चुअल वैल्यू डाल दीजिए, डिनोमिनेटर में ट्रेंड वैल्यू डाल दीजिए। एक्चुअल वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगा, ट्रेंड वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड मिल जाएगा। इस तरह के सवाल आए हैं एग्जामिनेशन में पहले। होता क्या है ना कि हम लोग फॉर्मूला को याद नहीं रखते हैं और इस तरह के सवाल नहीं सॉल्व कर पाते एग्जामिनेशन में। फॉर्मूला याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब दोस्तों अगला सवाल है कि इसका जवाब दीजिए। एस्टिमेटेड ट्रेंड 15 का है 80, तो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड कितना होगा 15 का, जरा बताइए। तो वापस इस क्वेश्चन पे आइए। 2015 का इन्होंने एस्टिमेटेड ट्रेंड 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा बताइए, दे हैव प्रोवाइडेड यू द एस्टिमेटेड ट्रेंड फॉर 2015 एज 80, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड फॉर 2015? प्लीज टेल मी। तो 2015 का एस्टिमेटेड ट्रेंड कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, और एक्चुअल कितना है 82 है, राइट। तो एस्टिमेटेड ट्रेंड कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला वही है, एक्चुअल अपॉन ट्रेंड, राइट। एक्चुअल अपॉन ट्रेंड से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है, 100, 102, 98.8, 101.1, कितना मिलेगा दोस्तों बताइए। ओके, 102.5, वेरी गुड, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 82 अपॉन 80 इंटू 100, राइट। ये है 82 हमारा एक्चुअल वैल्यू है और 80 हमारा ट्रेंड वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है ना 101, ये वैल्यू जो आएगा आपका 102.5% आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर परसेंटेज ट्रेंड 100 से ज्यादा है तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो ट्रेंड से थोड़ा ज्यादा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। चलिए, अब दोस्तों इसका जवाब दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे अगला कंसेप्ट आता है रेसिडुअल वैल्यू निकालना। क्या वैल्यू निकालना? रेसिडुअल वैल्यू। आपको पता होगा दोस्तों कि जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है ना, साइक्लिकल वेरिएशन, इसमें जो ट्रेंड एनालिसिस होता है उसको हम लोग मेथड को बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू मेथड, समझे। तो अब यहाँ पे देखिए, y का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 75, एस्टिमेटेड का वैल्यू दे रखा है 76। आपसे पूछा है कि बता दो कि रेसिडुअल वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, देखिए बस फॉर्मूला का बस है, फॉर्मूला समझ गए ना, तुरंत आप बता दीजिएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताता हूं मैं। रेसिडुअल का फॉर्मूला होता है कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, मैं इसको इरेज करता हूं, लेट मी इरेज, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, राइट। इसको परसेंट मतलब कि जो डिफरेंस है ना एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू का, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस परसेंटेज के टर्म में लेते हैं, राइट। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जिसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड से, एक्चुअल से नहीं डिवाइड करते हैं, एस्टिमेटेड से डिवाइड करते हैं, और इंटू 100 परसेंटेज में होगा हमेशा, ठीक है। यदि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों क्या पूछा है कि y जो है ना, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है और एस्टिमेटेड दे रखा है 76, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वाई से वाई एक्चुअल वैल्यू है 75, एस्टिमेटेड था 76, आपसे पूछा है कि रेसिडुअल बता दो। तो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे रेसिडुअल निकालने के लिए। एक्चुअल कितना है 75 है, एस्टिमेटेड कितना है 76 है, डिवाइड कर देंगे किससे 76 से, इंटू 100। तो 75 माइनस 76 कितना आएगा -1, -1 अपॉन 76 इंटू 100। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको, यू विल गेट -1.3, ठीक है। इसको निकालेंगे तो मिलेगा आपको 0.013 नेगेटिव में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, हमारा जो रेसिडुअल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड से कम है। देखिए वही है ना, एक्चुअल हमारा एस्टिमेटेड से कम है। अगर पॉजिटिव होता तो एक्चुअल ज्यादा होता, समझे।
तो प्लस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे रेसिडुअल वैल्यू पूछे, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क यू टू कंप्यूट रेसिडुअल वैल्यू, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड के लिए क्या किए थे? एक्चुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू इनटू 100। देखिए ना, वही किए थे ना, अभी जो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकाले थे यही कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू अपॉन ट्रेंड वैल्यू। और यहाँ पे रेसिडुअल के लिए क्या कर रहे हैं कि नोमिनेटर में डिफरेंस लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू ले रहे हैं। एक चीज कॉमन आपको नजर आ रहा है दोनों में, चाहे परसेंटेज ऑफ ट्रेंड हो चाहे हमारा रेसिडुअल वैल्यू हो, डिनोमिनेटर हमारा क्या है जी? डिनोमिनेटर है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? दोनों के केस में डिनोमिनेटर एक ही चीज है। क्या डिनोमिनेटर है? एस्टिमेटेड वैल्यू डिनोमिनेटर है। बस अंतर इतना सा है कि जब परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकाल रहे थे तो ऊपर केवल एक्चुअल लिख रहे थे, और जब रेसिडुअल निकाल रहे हैं तो डिफरेंस लिख रहे हैं। बोलिए, क्लियर है? कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जो इसका जवाब दीजिएगा आप। ये आप खुद से बताइए तो, यदि मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू हमारा 82 है और एस्टिमेटेड वैल्यू हमारा 80 है, रेसिडुअल बता दीजिए तो कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? तो साइक्लिकल वेरिएशन में ये दो सवाल बराबर आते हैं, एक तो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालने बोलेगा और एक रेसिडुअल वैल्यू निकालने बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूट करेंगे। सो वाई दिया हुआ 82 एक्चुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड 80 है। व्हाट विल बी द रेसिडुअल वैल्यू? प्लीज कंप्यूट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है? y माइनस वाई बार अपॉन वाई बार इंटू 100, ये फॉर्मूला आप देखिएगा बुक में, राइट? तो नोमेटर में क्या करेंगे दोस्तों? डिफरेंस लिख देंगे। तो 82 माइनस 80, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 80 इंटू 100, राइट? दैट वुड बी 2 अपॉन 80 इंटू 100। ये लगभग लगभग वैल्यू आएगा आपका इसका, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, प्लस 2.5 आएगा। यही आ रहा है वैल्यू आपका। आर यू गेटिंग द सेम? प्लस 2.5, आई होप, राइट? इसका वैल्यू आएगा प्लस 2.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट? तो पॉजिटिव रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड से ज्यादा है। बस ये ध्यान रखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव रेजिडुअल वैल्यू। आवर एक्चुअल वैल्यू इज लार्जर देन द एस्टिमेटेड वैल्यू। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा, हाँ, अब मूविंग एवरेज मेथड पे आते हैं। देखिए, अभी हमने साइक्लिकल वेरिएशन की बात की। साइक्लिकल वेरिएशन के बाद जो नेक्स्ट वेरिएशन आता है दोस्तों, वो आता है हमारा सीजनल वेरिएशन। क्या आता है? सीजनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन के लिए हमारा जो तरीका यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इस पे सवाल बराबर आता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाउ डू वी कंप्यूट द रेशियो टू मूविंग एवरेज ऑफ अ डेटा, राइट? सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेक रिजॉर्ट है जिसने 24,000 बोट को रेंट पे लगाया, राइट? कितना रेंट पे लगाया? 24,000 बोट को, ठीक है? और मतलब रेंट करता है एक साल में। और समर क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है, समर क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है 135। तो आपको पूछा जा रहा है कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड का यूज करो, एस्टिमेट कीजिए कि समर क्वार्टर में कितनी बोट रेंट होगी, राइट? एस्टिमेट द नंबर ऑफ बोट रेंटेड आउट ड्यूरिंग द समर क्वार्टर, राइट? तो क्या सही जवाब होगा? 6750, 7200, 8100 या 5400, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड का यूज करके ये बताना है। मैं फिर से क्वेश्चन बता दूं दोस्तों कि एक लेक रिजॉर्ट 24,000 बोट रेंट करता है एक साल में। समर क्वार्टर समझते हैं ना जी? क्वार्टर मतलब कि आपका 3 महीना, समझे? समर समर वाले क्वार्टर में जो सीजनल इंडेक्स है वो 135 दिया हुआ है। मूविंग एवरेज मेथड यूज कीजिए, नंबर ऑफ बोट जो रेंट आउट हुआ था वो बताइए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एनुअल रेंट दिया हुआ है। एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है? एनुअल रेंट दे हैव प्रोवाइडेड यू 24,000। अब आप ये बताइए कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी क्वार्टर इन अ ईयर। प्लीज लेट मी नो, साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी? बिल्कुल 4 होते हैं, राइट? 3 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, देर आर 4 क्वार्टर, राइट? तो दोस्तों अगर 24,000 बोट साल भर रेंट होती है तो एक क्वार्टर का एवरेज कितना होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ वन क्वार्टर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मान लीजिए कि एनुअल तो रेंट है 24,000, मतलब एनुअली जो है 24,000 बोट जो है वो साल भर में रेंट होती है। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ अ क्वार्टर? क्वार्टर का एवरेज कितना होगा जी? तो 24,000 को क्या कीजिए ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 6,000 बोट पर क्वार्टर नहीं हो जाएगा?
बोलिए ये क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक एवरेज बोट पर क्वार्टर कितना हो जाएगा? 6000 बोट पर क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये एवरेज हर क्वार्टर के लिए सेम होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये जो हमने एवरेज निकाला 6000 बोट पर क्वार्टर, क्या ये हर 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 क्वार्टर के लिए सेम रहेगा क्या? यस और नो, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। ये जो एवरेज है क्या वो हर क्वार्टर के लिए 6000 होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, ये 6000 जो है हर क्वार्टर के लिए सेम नहीं होगा। राइट, इट इज नो। करेक्ट आंसर इज नो, क्योंकि हर सीजन का डिमांड अलग अलग होता है, इसीलिए तो हम सीजनल इंडेक्स यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सीजनल इंडेक्स क्यों लिखा है, वाई दे हैव रिटन सीजनल इंडेक्स। देखिए, ये जो डिमांड है ना बोट का, हर क्वार्टर में सेम नहीं होगा। एवरेज हमने 6000 निकाला, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सीजनल इंडेक्स। अब देखिए समर का, देखिए हर एक क्वार्टर का अपना अपना सीजनल इंडेक्स होता है, समझे। समर का सीजनल इंडेक्स कितना दिया है इन्होंने? समर का जो सीजनल इंडेक्स दिया है वो 135 दिया है। मतलब ये हुआ कि समर में डिमांड 35% ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये कोई नहीं, बुक में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम मैं आपको समझा रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। जब मीनिंग समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन तो चुटकी भर का खेल है, तुरंत बन जाएगा। मीनिंग ही नहीं बहुत लोग समझ पाते हैं। फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि सीजनल इंडेक्स यदि 100 से ज्यादा है, मतलब यह हुआ कि समर में 35% ज्यादा डिमांड है एज कंपेयर टू नॉर्मल। समझे बात को? मान लीजिए हम बोलते हैं कि किसी क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स मात्र है 80, इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्वार्टर में जो डिमांड है वो 20% कम है जी। समझ में आया? तो समर में जो है हमारा सीजनल इंडेक्स कितना आ रहा है? समर में जो सीजनल इंडेक्स 135 दिया है ना, मतलब डिमांड 35% ज्यादा है। डिमांड इज 35% मोर। राइट। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है ये? अब हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बोट कितना हमने रेंट किया। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें इसमें बुक में देखिएगा ना तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, मैं बोलूंगा फॉर्मूला पे मत जाइए। सिंपल ये यूनिटरी मेथड में मैं आपको दोनों तरीका समझा देता हूँ। पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या क्या कहेगा कि अच्छा एस्टिमेटेड निकालना है। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ बोट रेंटेड आउट, यही ना? एस्टिमेटेड निकालना है ना। तो बुक में क्या लिखा है? ऐसा फॉर्मूला लिखा है, एवरेज पर क्वार्टर डिवाइडेड बाय इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए ये फॉर्मूला देख के ही कुछ लोगों को समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। चलिए फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। एवरेज पर क्वार्टर कितना है? 6000 है। इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 135 दिया हुआ है। 135 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा लगभग वैल्यू जो आएगा, यू विल गेट, एक्चुअली एवरेज पर क्वार्टर इनटू होता है, यहाँ पे एक गलती है, एक मिनट रुकिए इसको सही करने दीजिए। एवरेज पर क्वार्टर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स अपॉन 100 ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6000 मल्टीप्लाइड बाय 135 अपॉन 100। समझे? तो ये लगभग लगभग 8100 वोट आएगा। अब देखिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला मत रटिए, सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। कैसे? देखिए 135 का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल, यदि मान लीजिए हम नॉर्मल 100 को मान रहे हैं, तो 100 को कितना लेके चल रहे हैं हम? 100 को लेके चल रहे हैं हम लोग एक क्वार्टर का ये रेंट, यानी कि 6000 बोट। हम 100 को 6000 ले रहे हैं ना, तो 135 कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड, 6000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 135। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 8100। मतलब यह हुआ कि 8100 बोट को हमने रेंट में दिया था समर क्वार्टर में, यही तो 135% ज्यादा हुआ। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि 135 की जगह मान लीजिए कि मैं 80 लिखता, हमारा मान लीजिए कि इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स 80 है, तो बता सकते हैं आंसर क्या होगा? बताइए तो। मान लीजिए कि सीजनल इंडेक्स 80 है, 80 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बोट रेंटेड आउट ड्यूरिंग समर सीजन? सिंपल है जी, 80 है। तो ठीक है, आप 100 किसको मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं 6000 को। ठीक है, तो एक किसको मानिएगा? 6000 गुण डिवाइडेड बाय 100। 80 क्या हो जाएगा? 6000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, यानी कि 4800। मतलब 4800 ही बोट आपका रेंट होगा। तो बस वही है सीजनल इंडेक्स का मतलब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सीजनल इंडेक्स डिमांड को एडजस्ट करता है। राइट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, बाकी तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन का ना एक एप्लीकेशन है, अभी जो हमने अभी सीखा है
इसी क्वेश्चन का ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, 4 क्वार्टर दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और चारों क्वार्टर का डिमांड दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वार्टर 1 में इतना डिमांड है, क्वार्टर 2 में इतना डिमांड है, ऐसे करके डिमांड दिया हुआ है। अब सवाल ये कर रहा है कि कंप्यूट द फर्स्ट 4 क्वार्टर मूविंग टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 2016 टू Q4 2016। समझे? मतलब 2016 में देखिए, क्वार्टर 1 से स्टार्ट कीजिए, क्वार्टर 4 तक जाइए, पहला 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज टोटल बता दीजिए। ठीक है, बताइए दोस्तों कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मूविंग टोटल पूछा गया है। मूविंग टोटल का मतलब होता है कि जो कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर है ना, उसके नंबर को ऐड कर दीजिए। जो कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर हैं, इनके नंबर को ऐड कर दीजिए। समझे? तो कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर, आप देखिए यहाँ पे बताइए कि 3 क्वार्टर लेंगे कि 4 क्वार्टर लेंगे, बताइए। यहाँ पे 3 क्वार्टर लेना है कि 4 क्वार्टर लेना है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, वी विल टेक 4 क्वार्टर। ठीक है, तो कौन कौन सा डेटा लेंगे जी, बताइए। Q1 क्वार्टर 1 2016 कितना डेटा है? 1861 है। ठीक है, Q2 2016 कितना डेटा है? 2203 है। ठीक है, Q3 2016 कितना डेटा है? यहाँ देखिए 2415 है। Q4 2016 कितना डेटा है? 1908 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यही तो 4 क्वार्टरली का, इसको जोड़ देना है। मूविंग ही नहीं पूछ रहा है ना जी, सबको जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए। तो 1861 प्लस 2203 प्लस 2415 प्लस 1908। ठीक है, तो जोड़िए तो कितना आएगा, इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 8387। तो 83 होगा 8487। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में 83 कर देते हैं, ये सही होगा, 8387 होगा। तो बस मूविंग टोटल में क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ऐड करना है, टोटल निकालना है। टोटल में कैसे क्या करता है, ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये तो सिंपल था। अब इसका अगला सवाल जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट मूविंग टोटल बताओ। क्या बताओ? नेक्स्ट मूविंग टोटल, यानी Q2 2016 से लेकर Q1 2017 तक। समझे? इसी डेटा के माध्यम से आपको नेक्स्ट मूविंग टोटल बताना है। कब से लेकर? क्वार्टर 2 2016 टू क्वार्टर 1 2017। अब जरा देखिए तो, क्वार्टर 2 2016, ये डेटा को देखिए, इसी डेटा पे के बेस्ड सवाल है। तो क्वार्टर 2 2016 कौन सा डेटा है, ये देखिए 2203। कहां तक लेना है हम? क्वार्टर 1 2017 तक, 1921 तक। तो क्या करेंगे दोस्तों, कंजिक्यूटिव 4 क्वार्टर के नंबर को ऐड करेंगे। समझे? तो कौन कौन सा वैल्यू लेंगे? 2203 ले लीजिए, 2415 ले लीजिए, 1908 ले लीजिए और 1921 ले लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 2203 प्लस 2415 प्लस 1908 प्लस 1921। समझे? तो सबको जोड़िए तो कितना आएगा? तो 8507। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। मतलब हम टोटल निकालना सीख गए हैं। बोलिए कोई दिक्कत है टोटल निकालने में? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल तो निकालना सब जानते हैं, जोड़ना है, बस समझना है कि क्या जोड़ना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक फिनिश कर रहे हैं, बस वो वैल्यू को लेके जोड़ दीजिए बस। तो ये तो टोटल की बात हो गई। अब बात आती है एवरेज निकालने की। अब अगला अगला सवाल है वो एवरेज। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फर्स्ट मूविंग टोटल। हाँ, ये सवाल एग्जाम में आता है। इतना लिखेगा नहीं, केवल पूछेगा, केवल इतना लिखेगा, कंप्यूट द फर्स्ट 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, बस इतना लिख देगा, दैट्स इट। इतना नहीं लिखेगा कि कहां से निकालना है। अब यहां लोग कंफ्यूज होते हैं, अब सोचते हैं कि ये लिख क्या दिया है, ये 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज होता क्या है। देखिए अभी तक हमने क्या निकाला था, अभी तक हमने निकाला था क्वार्टर मूविंग टोटल। समझे? अब क्या निकालना है, क्वार्टर मूविंग एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं जी? बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज निकालने का सिंपल सिंपल फॉर्मूला है कि मूविंग एवरेज निकालना है ना, तो मूविंग टोटल नंबरेटर में डाल दीजिए और नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कितना है जी? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। अगर 5 क्वार्टर रहेगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 क्वार्टर रहेगा तो 6 से डिवाइड कर देंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, 4 के लिए बोल रहा है कि 5 के लिए बोल रहा है कि 6 के लिए बोल रहा है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4 क्वार्टर लिखा हुआ है ना। कभी कभी 2 क्वार्टर का भी बोलता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मूविंग टोटल कैसे निकालेंगे जी? पहला फर्स्ट 4 का रहा है ना, तो फर्स्ट 4 क्वार्टर कौन सा है, देखिए पहला 4 क्वार्टर कौन सा है। जस्ट वेट अ मिनट। तो पहले मूविंग एवरेज का मतलब है कि हर क्वार्टर का एवरेज निकालना, राइट। तो फर्स्ट 4 क्वार्टर में 1861 अभी हमने शायद निकाला है मूविंग एवरेज था। ये देखिए क्या क्या है, क्या क्या वैल्यू है, देखिए 1861 2203 2415 और
1908। यही पहला पहला 4 क्वार्टर है, इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ेगा तो आपको मूविंग टोटल मिल जाएगा। मूविंग टोटल कितना मिलेगा? 8487 मिलेगा। और एवरेज निकालना है 4 के लिए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। समझे बात को? बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा पता है? इसका वैल्यू मिलेगा 2121.7। यू विल गेट 2121.7। अच्छा, यहां मान लीजिए आपसे सवाल पूछता कि फाइंड फर्स्ट 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज तो कैसे निकालते? तो क्या करते हैं, वहां पे पांच पांच क्वार्टर बोल रहा है ना, पहला 5 बोल रहा है ना, तो इसमें एक और ले लेते, 1921 भी ले लेते। समझे? तो 8 क्या करते, 8487 तो है ही, और प्लस 1921 भी लेते और 5 से डिवाइड करते। तो कभी बोलेगा टू टू क्वार्टर का बताओ, तो 2 क्वार्टर बोलेगा तो 1861 लीजिएगा और 2203 लीजिएगा। समझे? और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिपेंड करता है कि कितना क्वार्टर बोल रहा है, लेकिन कंसेप्ट वही है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। आप जानते हैं इस चीज को, राइट? बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2121.75। अब आता है दोस्तों, अभी देखिए आपने मूविंग एवरेज निकाला है, अब आता है रेशियो टू मूविंग एवरेज। हाँ, देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। होगा क्या ना, डायरेक्टली हम आपको बोलते हैं ना कि रेशियो टू मूविंग एवरेज बताओ, बोलिएगा ये क्या है। तो देखिए अभी हमने पहले मूविंग एवरेज निकाल, पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने मूविंग टोटल निकालना सीखा। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। पहले हमको क्या निकालना है? मूविंग टोटल। मूविंग टोटल निकाल लिए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालेंगे? रेशियो टू मूविंग एवरेज। और यही चीज जो होता है ना, जो हमारा सीजनल इंडेक्स, सीजनल वाला जो वेरिएशन होता है उसमें ये काम आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वार्टर टू 2016 में इतना का सेल हुआ, जो भी है सेल मान लीजिए डेटा है, ठीक है। और इसका मूविंग एवरेज भी दिया हुआ है जी, 2121.75। समझे? तो आपसे पूछा है कि रेशियो टू मूविंग एवरेज बता दो। एग्जाम में इतना डिटेल नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में सीधा बोलेगा कि क्वार्टर टू का वैल्यू इतना है, बता दो रेशियो टू मूविंग एवरेज कितना है। तो दोस्तों रेशियो निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि एक्चुअल वैल्यू को नोमीटर में डाल दीजिए और जो मूविंग एवरेज है डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और इनटू 100 कर दीजिए। समझ में आया? तो एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 2016 का, आप यहां से भी देख सकते हैं, टेबल भी देखिएगा वहां भी दिया हुआ है, देखिए टेबल में। तो 2016 का जो एक्चुअल वैल्यू क्वार्टर टू का दिया हुआ है कितना है जी? देखिए ना, दिया है ना 2203। इसका आपको बोलेगा रेशियो टू, मतलब हर वैल्यू का रेशियो टू मूविंग एवरेज निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए नोमीटर में डाल देंगे हम लोग 2203, ठीक है। और मूविंग एवरेज अभी हमने निकाला है ना, कितना निकला था मूविंग एवरेज, ऊपर देखिए, हाँ 2121.75, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2121.75 इंटू 100। समझे बात को? तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 1.038, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 103.8, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो रेशियो बताता है कि एक्चुअल वैल्यू मूविंग एवरेज से कितना ज्यादा है, मतलब हम मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट पे कंपेयर कर रहे हैं। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। तो ये वाला चीज, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला? मूविंग टोटल निकाला, फिर मूविंग एवरेज निकाला, फिर रेशियो टू मूविंग एवरेज निकाला, और अल्टीमेटली यही काम में आता है, रेशियो टू मूविंग एवरेज। अब दोस्तों इस पे एक सवाल है कि यदि मान लीजिए किसी क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स है 113.25, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ही कह रहा है कि क्वार्टर थ्री डिमांड इज 13.25% एबव एवरेज, क्वार्टर थ्री डिमांड इज 13.25 बिलो एवरेज, क्वार्टर थ्री डिमांड इक्वल एवरेज, कैन नॉट इंटरप्रेट। बताइए दोस्तों, बहुत सिंपल है, एबीसीडी में से जवाब दीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी तक हमने कैलकुलेशन किया था, इसमें बस देखना है कि आपने कितना समझा है सीजनल इंडेक्स को। तो अभी आपको मैंने सीजनल इंडेक्स समझाया था ना दोस्तों, कि यह बताता है कि किसी सीजन का डिमांड एवरेज से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये बताता है, सीजनल इंडेक्स क्या बताता है कि किसी पार्टिकुलर सीजन का जो डिमांड है ये एवरेज के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। अगर मान लीजिए इंडेक्स 100 है तो डिमांड एवरेज के बराबर होता है, राइट। अगर मान लीजिए सीजनल इंडेक्स जो है वो 100 है तो डिमांड इंडेक्स के बराबर है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स कितना दिया है जी? 113.25। तो ये 100 से ज्यादा है ना, तो 100 से ज्यादा है तो मतलब क्या हो गया? 100 से ज्यादा है मतलब कि ये 13.25% ज्यादा है कंपेयर टू एवरेज। समझे? मतलब ज्यादा डिमांड है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट।
तो दोस्तों अगर सीजनल इंडेक्स मान लीजिए यहाँ 95 होता, मान लीजिए सीजनल इंडेक्स 95 होता, तो क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है कि डिमांड कम होता है। मतलब 100 को हम लोग बेस मानते हैं, 100 को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं, राइट। और उसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल डिमांड क्या है। 100 से कम है तो डिमांड कम है, 100 से ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, राइट। यही यही फायदा है सीजनल इंडेक्स का। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब दोस्तों अगले सेशन में हम लोग डिसीजलाइजेशन की बात करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन जो हमारा लाइव सेशन रहेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे डिसीजलाइजेशन होता क्या है और कैसे डिसीजलाइज करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा रह गया डिसीजलाइजेशन का, उसको हम लोग अगले सेशन में देख लेंगे। ये सीजनल एनालिसिस से ही रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे कोर्स में मिल जाएगा, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोस भी अवेलेबल रहेगा हमारे कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। आज हमने कुछ चीजें सीखी हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस होता है वो हम लोग कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो हमारा रेग्रेशन लाइन होता है उसमें एक ऐसी